नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। जी हां, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट कर एक नई जानकारी साझा की है और जिसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी, टीआरएस, वाईआरएस समेत अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर अब दूसरों के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे। जी हां, प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी के लिए ही स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। इस बारे में ट्वीट करते हुए प्रशांत किशोर ने इशारा दिया है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर लिखा कि जनता के बीच जाने का समय आ गया है, इसकी शुरुआत बिहार से होगी। प्रशांत किशोर की नई पार्टी कब तक लॉन्च होगी अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्रशांत किशोर जल्द ही एक साथ पूरे देश में पार्टी लॉन्च करेंगे। पीके अभी पटना में है और ऐसा माना जा रहा है कि वो अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत बिहार से करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रशांत किशोर की कांग्रेस आलाकमान के साथ कई बैठकों का दौर चला था और माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस की कमान थाम सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर बात नहीं बन पाई और अब पीके ने नई पारी की तरफ इशारा किया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर की नई स्ट्रेटेजी क्या है, कब वो अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे और किस तरह से वो जनता के बीच पहुंचेंगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका एफएम न्यूज में। बहुत धन्यवाद। एक लंबे वक्त तक कयासों का दौर चला कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे, कांग्रेस की कमान संभालेंगे, उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, लेकिन आज प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया और जो ये साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द वो अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। आपको लगता है कितने सफल हो पाएंगे अगर नई पार्टी के साथ प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में आते हैं? प्रशांत किशोर जी आप जानते हैं उनकी पहचान पूरे जो चुनावी जगत है या चुनावी वोट की राजनीति का जो बाजार है दल और वोट का, उसमें एक चुनावी रणनीतिकार है और एक आप जानते हैं कि वो एक कंपनी चलाते हैं। राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की जो भूमिका होती है वो उसको ठेका लेते हैं और वो काम करते हैं। और प्रशांत किशोर जी ने आज जो घोषणा की है ट्वीट करके कि वो एक नई भूमिका में, मतलब है कि वो पार्टी के लिए नहीं करके खुद पार्टी बनाने जा रहे हैं जी। ये कोई पहली बार उनका प्रयास नहीं है। आपको याद होगा नीतीश कुमार से जब उनका सफलता हुआ था तो यहाँ उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ ही अभियान चलाने की थारी जी। और नीतीश कुमार पर निशाना साधा था कि 15 साल नीतीश कुमार के राज के हो गए और आज तक बिहार का विकास नहीं हुआ। और लालू का जो मिसरूल है, लालू राबड़ी रेजिम का 15 साल, उस पर वो बात करते हैं तो कब वो अपनी बात करेंगे। मतलब मेरा ये कहना था कि ये कोई, मुझे नहीं लगता है कहीं दूर दूर तक मैं आपको कहूँ कि पार्टी चलाना कोई बच्चे का खेल नहीं है। आप कोई किसी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बना दीजिए, उसके लिए कार्यक्रम बना दीजिए और सलाह दे दीजिए एक फीस लेकर के। ये आसान है, लेकिन पार्टी चलाना। और प्रशांत तो आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जातीयता का जिस तरह से बोलबाला है, वोटर सब जातीय बोलबंदी होती है। प्रशांत किशोर पांडे जी मैं लगा रहा हूँ प्रशांत किशोर के अलावा साथ में जी, इसलिए कि बिहार में उनकी एक भी पहचान है, वो बक्सर जिले के रहने वाले हैं और प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण है जी। अभी कोई ब्राह्मण बनाया और कोई क्या चेहरा बनेगा? आप जानते हैं कि मंडल कमीशन के बाद बिहार में और पूरे देश में हिंदी हट बेल्ट में पिछड़ों की राजनीति काट हुआ है। उसमें प्रशांत किशोर पार्टी बनाएंगे और फिर पिटेंगे। मैं मानता हूँ कि एक बार तो पिट चुके हैं, एक दूसरी बार मुझे लगता है कि पिटने का ऐलान होगा। और प्रशांत किशोर का टोन, टेम्पर और स्वभाव ऐसा नहीं है कि पार्टी संचालित कर सकते हैं जी। क्योंकि अरुण कुमार जी, अगर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि किसी पार्टी के लिए रणनीति बनाना, उस रणनीति को अप्लाई कराना, वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी चलाना एक अलग विषय है। माना भी जाए कि अगर रणनीति बनाने में वो बहुत कुशल हैं और कई चुनाव उन्होंने जिताए भी हैं, लेकिन जब आप चुनाव में पहुंचते हैं तो एक फैन फॉलोइंग, एक जनता के बीच लोकप्रियता, उसकी भी बहुत जरूरत होती है। और मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जनता के बीच उतने लोकप्रिय हैं।
नहीं, मैं आपको बताऊंगा इसमें, इसको बड़ा खुले मन से इस रूप में समझना चाहिए जी कि जैसी बात मैंने आप कही कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक पूर्वा बिहार में तो दिखेगा जैसा उन्होंने ठानी है। जी अब यहाँ अभी बिहार में नदी के पास से आप जानिए कि एक लालू प्रसाद है जो पक्ष में रहे या विपक्ष रहे, सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, राजनीति की एक धुरी वो है जी पूरी। ये आपको 90 के बाद से बिहार की राजनीति की धुरी लालू के इर्द गिर्द है। आज नीतीश कुमार भी 15 साल से 16 साल से सत्ता में है, तो लालू विरोध की राजनीति से वो उभरे हैं और एक जो राजनीतिक कुनबा बना है या 3 पोल अभी बन गया है जी बीजेपी, राजद और नीतीश कुमार का, और उसमें जो 2 खेमा एक साथ होता है वो राज करता है। जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें प्रशांत किशोर, मुझे देखिए ये कोई हम कयासबाजी नहीं कर रहे हैं, हम बिहार सच्चाई राजनीति की सच्चाई कर रहे हैं। जी पार्टी तो हम अभी बना सकते हैं, पार्टी बनाना है तो पार्टियां बनी है, पार्टी विदेश से है, 1,000 से अधिक पार्टियां निबंधित है, राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो पार्टी बनाना तो बहुत सरल है, आप कोई नाम लीजिए, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा, जी ये मेरा एक सवाल था। भविष्य क्या होगा इसमें कुछ नहीं। अब वो मैं मानता हूँ कि हताशा वाला प्रशांत किशोर की जो एक्सपर्टीज है वो अपने उस मेधा को दलों के लिए ही नहीं, इसलिए कि आप जानते हैं कि आज दल जो है आम लोग से कट गया है और नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं से कट गए हैं। जी इस तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि चल रही है नीतीश की, प्रशांत किशोर जैसे लोगों की बड़ी भूमिका है, जरूरत है उसकी, इसलिए कि प्रोफेशनल्स रखते हैं। और आज जो बैनर पोस्टर प्रचार ये सब काम अब इसी तरह की एजेंसियों से करवाया जाता है। हर राजनीतिक दल का पीपुल्स कनेक्ट खत्म हो गया है। पहले पीपुल्स प्रॉब्लम पर पार्टियां सड़क पर होती थी, सरकार का घेराव करती थी, अब वो बिल्कुल। क्या काम देखते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ये भी सोच रहे होंगे, नई पार्टी बनाने का जब वो विचार कर रहे हैं, कि आने वाला जो वक्त है, अगर देखें अभी का जो राजनीतिक माहौल है वहां पर एक मजबूत विपक्ष की कमी है। उधर देखें अरविंद केजरीवाल मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी को टक्कर देने की बात करते हैं, उधर ममता बनर्जी बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष में जो तीसरे विकल्प की बात होती है उसमें प्रशांत किशोर अपने आप को फिट बैठाने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। नहीं, एक और मान्य दल के रूप में चुनावी जंग में या चुनाव राजनीतिक मैदान में आएंगे तो एक और दल, मतलब एक दल बढ़ जाएगा। लेकिन इस सच्चाई को कांग्रेस की हाल जितनी बड़ी भी हो जाए, देश भर में यदि भाजपा का कोई विकल्प नहीं थी, कांग्रेस को अलग करके कोई तीसरा मोर्चा का मेरे हिसाब से कोई भविष्य नहीं। इस तरह से मतभेद और मनभेद है, सब लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनने की भूख है। क्या ममता बनर्जी की बात करें या फिर वहाँ महाराष्ट्र में की बात करें, कहा किससे भाजपा के खिलाफ, यदि भाजपा को सत्ता से बाहर करने का कोई सपना देखता है तो ठीक है, समय का अभाव है। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, प्रशांत किशोर अगर पार्टी बनाते हैं, बीजेपी को कितना फायदा कितना नुकसान? बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रशांत किशोर से जुड़ने वाले कौन लोग हैं? प्रशांत किशोर से जुड़े मतलब फायदा ही होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार और भाजपा 15 साल से सत्ता में है, तो नीतीश कुमार के साथ पुनः कौन जीतेगा? जो ये इस पार्टी का विरोध में है, तो उसके लिए तो उससे बड़ा एक मैदान राजद ने तैयार रखा है और राजद उस तरह का सपना देख रहा है। तो प्रशांत किशोर जैसे आप यहाँ कई छोटी पार्टी है, तो सीपीआई कभी सीपीएम नेशनल पार्टी होती थी, झांसी में या मांझी की पार्टी है, मुकेश कहीं उनके पास तो जातीय फॉलोइंग है। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के साथ कौन, मैं यही पूछ रहा हूँ, समाज का कौन तबका, कौन जात के लोग प्रशांत किशोर के साथ होंगे? चलिए, आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से रणनीति बनाते हैं और क्या कुछ उनकी पार्टी करती है। बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी। और अब करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें, ईद के बाद आजम खान और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात होगी। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं, ईद के बाद आजम से मिलेंगे ओम प्रकाश राजभर। आज ये मुलाकात होनी थी।
लेकिन आज आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, इस वजह से यह मुलाकात नहीं हो पाई। तो ईद के बाद ओम प्रकाश राजभर और आजम खान की मुलाकात होगी। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि वो आजम खान से मुलाकात करेंगे और आज इस मुलाकात की बात कही गई थी, लेकिन आज ये मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। और इससे पहले प्रमोद कृष्णम और शिवपाल यादव मुलाकात कर चुके हैं और बेहद खास ओम प्रकाश राजभर और आजम खान की मुलाकात मानी जा रही है क्योंकि तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अखिलेश का कोई संदेश लेकर ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं या फिर कोई नया समीकरण बनने की संभावना है। ये तमाम कयास हैं, लेकिन अब ये मुलाकात ईद के बाद होगी। कोयले की कमी के कारण बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है और इसे लेकर सरकार लगातार चिंतित है और इसे लेकर गृहमंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। ऊर्जा, रेल और कोयला मंत्री के साथ गृहमंत्री अमित शाह का मंथन जारी है। मीटिंग में कैबिनेट सचिव भी मौजूद हैं। कोयले की सप्लाई और बिजली उत्पादन पर इस बैठक में चर्चा हो रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता तोशी मेंदोला हमारे साथ जुड़ गई हैं। तोशी, बिजली संकट को लेकर जो गृहमंत्री अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट उसके बारे में अभी तक? कब तक वो मीटिंग चलेगी और किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव है? देखिए हर्ष, बिल्कुल पूरा देश इस वक्त कोयला संकट और बिजली संकट से जूझ रहा है। लगातार विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार ऊर्जा मंत्रालय को निशाने पर ले रही है कि कोयले की कमी है जिसकी वजह से बिजली संकट पूरे देश पर आने वाला है। कई इलाकों में बिजली संकट की गाज गिर भी चुकी है। अब इसी को लेकर शायद यहाँ पर गृह मंत्रालय अमित शाह गृह मंत्रालय की तरफ से देखिए जो रुख है वो सख्त कर लिए गए हैं। अमित शाह के घर पर बैठक का दौर जारी है। इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समेत आरके सिंह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, इसके अलावा प्रहलाद जोशी ऊर्जा मंत्री शामिल है और लगातार बैठक का दौर जारी है जिस पर साफ यहाँ पर बैठक हो रही है कि कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट होगा। इसको लेकर प्लानिंग हो रही है कि कैसे इससे निपटना है क्योंकि देश में इस वक्त 4 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, लेकिन मात्र 2,21,000 मेगावाट उत्पादन ही हो पा रहा है। 68,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कोयले की कमी से नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि अब अमित शाह के घर पर लगातार बैठक का दौर जारी है। कोयला संकट, बिजली संकट को लेकर यहाँ पर चर्चाओं का दौर जारी है और शायद इसमें कंक्लूजन निकल पाएगा कि अब आने वाले वक्त में कैसे इस बिजली संकट से बचा जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो धूप है, तपती धूप है जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। बिजली की कटौती हो रही है, 12-12, 14-14 घंटे बिजली नहीं आ पा रही है मात्र कोयला संकट की वजह से। अब इसी पे बैठक हो रही है और शायद जल्दी कोई निष्कर्ष यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल तोशी, और जिस तरह से लगातार बिजली संकट है, कई घंटों की कटौती है। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर फिर भी कम है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बिजली कटौती बढ़ गई है और जो किसानों की फसलें हैं उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा, एक वो भी समस्या है। दूसरी तरफ एग्जाम चल रहे हैं और अभी तो सिर्फ मई की शुरुआत है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे खपत और बढ़ जाएगी, तब जाकर क्या कुछ स्थिति बनेगी उसे लेकर भी चर्चा संभव है। बिल्कुल, दिल्ली में देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल केंद्र पर निशाना साध रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ 1 दिन का कोयला बैकअप बचा हुआ है जबकि 21 दिनों का बैकअप होना चाहिए। इसके बावजूद भी लगातार केंद्र सरकार ये कहते हुए नजर आ रही है कि सब कुछ शॉर्ट है, यानी कि बिजली, कोयला सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। सब लगातार विपक्षी पार्टियां ये इल्जाम लगा रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये मौका, ये वक्त आ चुका है कि अब खुद अमित शाह यहाँ पर बैठक कर रहे हैं बिजली को लेकर। लगातार देखिए एग्जाम का सिलसिला जारी है यहाँ पर। कोविड की वजह से जब ऑनलाइन एग्जाम चल रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर कोविड कम होता हुआ नजर आ रहा है तो बच्चों को अब स्कूल जाना होता है। ऐसे में पंखा नहीं चल पा रहा है, लोग परेशान है, बच्चे परेशान है, छोटे बच्चे परेशान है। अब इसी के लिहाज से लगातार पेरेंट्स भी यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूलों में भी बिजली की कटौती हो रही है, अस्पतालों में भी अब
बिजली की भारी कटौती देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसी लिहाज से बात करें यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार बिजली की कटौती हो रही है। कई गांव है, कई इलाके हैं जहाँ पर 10 घंटे 12 घंटे बिजली जा रही है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर अच्छी बात यह है कि गाजियाबाद नोएडा में अभी बिजली संकट इतना हावी नहीं हुआ है। यहाँ पर मात्र 2 घंटे 3 घंटे बिजली जो है वो कट रही है। लेकिन देश के तमाम ऐसे राज्य हैं, ऐसे इलाके हैं, ऐसे गांव हैं जहाँ पर अभी से बिजली संकट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पानी संकट है, किसानों को काफी परेशानी हो रही है। तपती धूप है, इस धूप में बिजली संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी लिहाज से अब केंद्र सरकार यहाँ पर रुख अपना जो है बिल्कुल सख्त नजर दिखाई दे रहा है और प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इस पूरी दुविधा से, संकट से बचा जाए और देश को बचाया जाए। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद दोषी आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर हैं। आज सुबह वो बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में गर्मजोशी से प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। वो आज नवनियुक्त जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक करेंगे और छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता भी करेंगे। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब आज सुबह बर्लिन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहां पर प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्केच वहां पर उन्हें भेंट किया गया। उसके बाद उन्होंने उस पर ऑटोग्राफ भी दिए। तो बेहद खास ये दौरा माना जा रहा है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें वीकली केस की, तो 41% की बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। वीकली केस में 41% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि एक बार रफ्तार थमी थी और रफ्तार थमने के बाद एक बार फिर से ये रफ्तार पकड़ते हुए देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वीकली केस की बात करें तो 41% की बढ़ोतरी हुई है और एक बार फिर से मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। बीच में मास्क की प्रतिबंध हटा दिया था, मास्क को लेकर जो प्रतिबंध था उसे हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर जिस तरह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद फिर से गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और वीकली केस में 41% की बढ़ोतरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड टीकाकरण को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जबरन किसी को कोरोना का टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में कोविड वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान ये टिप्पणी की गई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्माण पर कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन किसी को भी टीका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकार जनहित में लोगों को जागरूक कर सकती है, लेकिन टीका लगाने के लिए मजबूर सरकार नहीं कर सकती है। दिल्ली एनसीआर से लगे नोएडा गाजियाबाद में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार इन आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही है। इसके बाद अब सरकार द्वारा यूपी के नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि नोएडा में मास्क और कई नियमों में सख्ती सरकार ने पहले ही बढ़ा दी थी। यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में
बढ़ोतरी देखी गई। इसको देखते हुए पिछले दिनों सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ समेत राज्य के 7 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया था। हालांकि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक बार फिर सरकार ने तेजी के साथ बढ़ते मामलों को देखते हुए एक सख्त फैसला लिया है। सरकार नोएडा में 31 मई तक धारा 144 लागू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि सरकार का यह फैसला नोएडा में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लिया गया। आपको बता दें कि नोएडा में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के हर रोज 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। हनुमान चालीसा विवाद काफी सुर्खियों में है और इसे लेकर विपक्ष के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बीजेपी को घेरा है। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराना सही नहीं है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बेगूसराय में कहा कि साल पूरे होने पर हनुमान चालीसा होती है और सेंटिमेंट और धार्मिक भावना को जगाना है, जो राष्ट्रीय स्तर पर करना सही नहीं है। देश में कोई हनुमान, कोई राम, कोई और कुछ अन्य भगवान पर आस्था रखते हैं, लेकिन पूरे देश में अभियान चलाकर हनुमान चालीसा की जा रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।